पढ़ रहे थे, एडिशन पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने देखा था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के दो लॉज होते हैं। कौन कौन से बोलिए? एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम। जाहिर सी बात है, नाम अगर ट्रायंगल लॉ है का मतलब हुआ कि इसमें ट्रायंगल बनता होगा, नाम अगर पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या बनता होगा? पैरेललोग्राम। तो आपके पास अगर दो वेक्टर्स है ए एंड बी, बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये लॉ कहता है कि पहले इनको आप सेम ऑर्डर में सजाइए। सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा करिए। लेकिन यहाँ दो ही ना है, बोलिए ना, तो हमको एक के बाद दूसरा रखना होगा। का मतलब हुआ एक के हेड पे दूसरे का टेल आना चाहिए, जबकि यहाँ दोनों का टेल एक जगह है। ठीक है, तो इस फोटो को हम फिर से बनाते हैं और बी को उठा के लेके यहाँ हम लोग रख देते हैं। तो देखिए ना, ए बी ऐसे खट खट नहीं हो गया क्या? हाँ ठीक है, तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दीजिएगा। यही होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, सवाल है कि सर ये अजीब सा लॉ आया कैसे? बहुत सिंपल जवाब है। जैसे मान लो कि कोई आदमी यहाँ से यहाँ जाता है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हमने S1 कह दिया। फिर वही आदमी यहाँ से यहाँ जाता है, उसके डिस्प्लेसमेंट को हमने S2 कर दिया। अब बताओ ना, नेट डिस्प्लेसमेंट उस आदमी का क्या हुआ है? मतलब एक्चुअल में वो कहाँ से कहाँ गया है? तो यहाँ ही ना गया है, तो यही तो है हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। यानी इन दोनों का जो इफेक्ट आ रहा है वो ये ना आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है और उनको ऐसे जोड़ा जा रहा है, तो आज के बाद से जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी हम उनको ऐसे ही जोड़ेंगे। तो यही से एक लॉ बन गया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। सही है। चलिए, उसके बाद पैरेललोग्राम में ये होता है कि हम इन दोनों को दो साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, अरे बोलो, इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, और दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होगा। बोलिए। चलिए, मान लीजिए ए और आर के बीच का एंगल अल्फा है, बी और आर के बीच का एंगल क्या है? बीटा है। बताइए, रिजल्टेंट है ना ये? ए और आर के बीच का एंगल अल्फा है, बी और आर के बीच का एंगल बीटा है। तो हमको ना तीन चीजें पता करनी है। पहले तो पता करना है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए प्लस बी तो नहीं होगा। याद है धागा से नाप के देखा था हमने कि अगर ये 10 था, ये 10 था, तो क्या ये 20 आ गया था? उससे छोटा आया था। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा होता है। सही है। अच्छा, अगर हमको अल्फा पता करना है तो इसका एक ट्रिक ये बताया था कि अल्फा किसके साथ वाला एंगल है? ए के साथ वाला। तो ए ना लिख के हम लोग लिखते हैं बी, और उसके बाद आता है साइन थीटा, जिसमें थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। अरे बोलो। चलो ठीक है, और डिवाइडेड बाय फिर ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए ठीक, सिमिलरली अगर हमको टेन बीटा लिखना है तो बीटा बी के साथ वाला ना एंगल है, तो हम लोग ए लिखेंगे, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई तब बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, उतना जरूरत नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद प्रूफ हमको नहीं जानना था, छोड़ देते हैं। हमने देखा था कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में जो रिजल्टेंट आता था वो कैसा आता था? एकदम मैक्सिमम कितना आता था? ए प्लस बी। माने अगर मान लीजिए इधर 4 न्यूटन है और इधर 3 न्यूटन है, रिजल्टेंट सीधा एकदम 7 न्यूटन। 4 या 3 7। लेकिन हम ये कब करेंगे? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। सही है। चलिए, इसमें क्या देखा था हमने कि एक उधर है एक इधर है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आया था वो कितना आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना होगा। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। और इसको तो हम लोग चाहें तो फोटो में भी देख सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? इसमें हमने क्या देखा था? अपोजिट है। तो इसमें रिजल्टेंट कैसा आया था? एकदम मिनिमम आया था, मिनिमम आया था। और कितना आया था? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे। यहाँ फोटो में हमको कौन बड़ा दिख रहा है? हाँ, ए माइनस बी। अगर हमको बी दिख रहा होता तो हम कर लेते हैं बी माइनस है। सही है। चलिए ठीक है, फिर ये मैं आपको समझा रहा था कि देखो रिजल्टेंट अभी ये है, लेकिन थोड़ा घुमा देंगे तो रिजल्टेंट छोटा हो गया कि नहीं? और घुमा देंगे रिजल्टेंट छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। यानी सबसे बड़ा रिजल्टेंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में था तब मिला था, और सबसे छोटा रिजल्टेंट जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए हमको तब मिला। ये सब देख रहे थे हम लोग। ठीक है, ये देख रहे थे कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड जो है एकदम सेम है तो रिजल्टेंट आता है एकदम बीचों बीच। लेकिन अगर किसी का मैग्नीट्यूड बड़ा है
अरे दिख रहा है बड़ा है। हाँ ये पूछे भी थे, टेस्ट का शायद पहला क्वेश्चन यही था, है मैग्नीट्यूड बड़ा है तो उस केस में आपको क्या लग रहा है, ये अल्फा और बीटा बराबर है क्या? तो जिसका मैग्नीट्यूड हुआ बड़ा है ना उसके साथ ये एंगल छोटा बनाएगा, क्योंकि वो उसकी तरफ ज्यादा झुका रहेगा। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ थोड़ा। तो देख रहे हो तुम लोगों को आते हुए भी जो है, ये चीज मैंने बताया भी था, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत है। बहुत अच्छे लोगों का मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि अच्छा ए बड़ा है बी से, हैं इसका मतलब अल्फा बड़ा होगा बीटा से। ऐसा थोड़े है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसकी तरफ ज्यादा झुका रहेगा का मतलब हुआ उसके साथ वो कम एंगल ना बनाएगा। तो ये सब हम लोग देख रहे थे। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये हमको करना था। ठीक है, कुछ केसेस हैं जो हम एकदम रट लेंगे, जिसमें द फर्स्ट केस इज कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और मतलब दो वेक्टर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ए और ए। तो याद रखना रिजल्टेंट 2a हो जाता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो। अरे बोलो, नहीं तो सिंपल सी बात है, 10 न्यूटन इधर फिर 10 न्यूटन इधर, रिजल्टेंट कितना होगा 2 इंटू 10 न्यूटन का मतलब 20 न्यूटन हो जाएगा। सवाल है कि वो आएगा कहाँ से, तो बाबू वो फॉर्मूला था ना आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ए ही है। अब प्लस 2 इंटू ए इंटू और कॉस कितना डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, नहीं सब लोग बोलो 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a उसका 4a स्क्वायर हो गया, बोलो ना अंडर रूट 4a स्क्वायर, तो 4 बनेगा 2 बन के, ए स्क्वायर ए बन के, तो 2a नहीं आ गया। चलिए ये भी याद रखना है, ए और ए अगर 60 डिग्री पे है तो पहले तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा, इतना समझ में आ रहा है। बीचों बीच का मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, 45 होना चाहिए। अब बीच का एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए, 30 होना, 30 पर रहेगा। लेकिन याद रखना है रूट 3a होता है, हम रटा हुआ होना चाहिए। फिर से बोलो, ए और ए 60 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट बीचों बीच का मतलब कितने एंगल पे, 30 दोनों से बनाएगा, और कितना रूट 3 है। सही है। ए और ए 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट बीचों बीच का मतलब 45 पाएगा, और कितना रूट 2। अच्छा ये वाला अगर तुमको प्रूफ करना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस 60 डिग्री करोगे, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो बना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए बन के बाहर निकलेगा, 3 अंदर में रह जाएगा, तो रूट 3a हो गया। सिमिलरली अगर इसको भी प्रूफ करना है हो सकता है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरा टर्म ही गायब हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ये बन के बाहर निकलेगा लेकिन 2 तो अंदर रह जाएगा, हाँ तो रूट 2a याद रखना है तुमको। ये वाला केस, इस केस पर तो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था, ए और ए कितने एंगल पे है, 120 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आ जाता है। बीचों बीच तो होगा ही, मैंने 60 डिग्री तो रहेगा ही, ए ही हो जाता है। याद करो कल के टेस्ट में क्वेश्चन था जिसमें एक कितना 2 सेंटीमीटर का कोई वेक्टर था जो इससे 30 डिग्री के एंगल पे था, इधर की तरफ था, और एक और 60 पे ना था, 60 पे था, तब ना 120 बनेगा। हाँ 60 पे था, 2 सेंटीमीटर, एक था नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर, याद आया ऐसा था। हाँ तो इसमें तो ये था कि खैर बीचों बीच आएगा तो डायरेक्शन से ही शायद, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस था। लेकिन अगर हमको मैग्नीट्यूड भी बताना है तो देखिए ना, ये भी ए, अब बीच का एंगल 120 डिग्री, रिजल्टेंट भी यही आएगा। सही है। हाँ तो हम डायरेक्ट, ना तो तुम ऐसे अंडर रूट करके भी बनाओगे तो आ जाएगा, कैसे बाबू, तब यहाँ 120 डिग्री ना आएगा, 120 डिग्री आएगा, और cos 120 डिग्री कितना होता है -1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, बस ए स्क्वायर बचा, और अंडर रूट ए स्क्वायर कितना ए, याद रखने वाला केस है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि उधर भी ए इधर भी है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। अरे 10 न्यूटन उधर 10 न्यूटन इधर,
ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। इसको कहा जाता है कि दोनों वेक्टर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 10 उधर 10 इधर, तो रिजल्टेंट कितना? 0 हो जाएगा। सही है? अरे बोलो जल्दी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत हमारा समय बचेगा। क्या इलेक्ट्रिक, अच्छा समझाता हूँ मैं बाबू। इसके लिए एक ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक मैं बताऊंगा, याद मत रखना। इसको हम लोग लिख सकते हैं √0a, इसको हम लिख सकते हैं √1a, इसको लिख सकते हैं √2a, इसको लिख सकते हैं √3a, इसको लिख सकते हैं √, देखो ना नहीं आ गया। रे √0a 0, √1a कितना? 1, हाँ मैंने 1a का मतलब 1, सॉरी a, हाँ। √2a, √3a, √4a, 2a नहीं आ गया, तो ये फालतू बात था, हमको ऐसा नहीं याद रखना है। ठीक है, याद हो गया? इसको हटा के हम किसी से पूछें? चलिए ठीक है, नेहा बताएगी ए 60 डिग्री पे कितना? हाँ, तो कितना रिजल्टेंट आएगा? हाँ तेरी की ए आएगा। हाँ तो तुम बताएगी तब ए कब आएगा? जब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री पे कितना? √2a, फिर से बोलो 0 डिग्री पे, ए 0 डिग्री पे 2a, ए इधर ही है, ए इधर ही है, कितना होगा? अरे सीधा सीधा जोड़िए आप इसको, 2a होगा 60 डिग्री पे। आप लोग भी बोलिए √3a 90 डिग्री पे, √2a रटा होना चाहिए 120 डिग्री पे, ए 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जैसे ये लड़का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता है, तो सुनो, मान लो बाबू कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके तीनों वर्टिसेस पे, इवन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर एगो क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है और यहाँ पर है एक माइनस क्यू चार्ज। बोलता है कि तीनों पे बताइए कितना कितना फोर्स लगेगा। तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी इसको अपनी तरफ। अच्छा तुम एक बात बताओ यार, ये F है तो इसको भी मैंने F क्यों लिख दिया? इसको तो हमको कुछ F1 और F2 लिखना चाहिए, सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज ये है ठीक उतना ही, हाँ ये अगर Q1 और Q2 होता तो F1 और F2 लिखता मैं, और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये भी है, तो जितना फोर्स लगेगा खींचेगा वो भी खींचेगा। और F अब आप पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा कि वो होता है K Q1 Q2 by R²। तो Q1 हमको पता ही है, Q2 पता ही, बीच का डिस्टेंस दिया ही रहेगा। हमको रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट चाहिए तो पहले तो ये बताओ रिजल्टेंट होगा किधर? इधर ना होगा, और कितना होगा? क्योंकि ये एंगल कितना है, तो अगर हमको रटा हुआ है, अगर हमको याद है तो हम डायरेक्ट देखेंगे F और F 60 डिग्री पे है, आंसर कितना हो जाएगा? √3, और डायरेक्ट हम लोग बताएंगे। अगर वो करते रहेंगे उतना फुर्सत ही नहीं है हमारे पास। अब सुनिए ध्यान से, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है F फोर्स लगा के, रे तो ये भी तो इसको अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एट द सेम टाइम ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। याद रखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एक पार्टिकल दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी पहले पे ठीक उतना ही लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो अपोजिट हमको दिख ही रहा है, अमाउंट सेम होगा। अब तुम ये बताओ, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है F फोर्स लगा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा, ये इसको धक्का देगा। नहीं समझे आप? क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये इसको लात मार के इधर ना भगाना चाहेगा। और सेम फोर्स पता है क्यों होगा? क्योंकि ताकत में जितना ये है उतना ही ये भी है। ये -10 कूलम है तो ये +10 कूलम है, और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये भी है। तो अंतर बस आएगा डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। अरे बोलिए ना, जितनी ताकत का ये बुरा आदमी है उतनी ही ताकत का ये अच्छा आदमी, हम ऐसा बोल सकते हैं। ताकत में एकदम दोनों बराबर है कि नहीं? तो सेम दूरी पर दोनों है कि नहीं इससे?
तो जितना फोर्स लगा कि ये इसको खींचेगा उतना ही फोर्स लगा कि ये इसको धक्का देगा। अब आप मुझको बताइए कि जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कहीं इधरे ना होगा। अच्छा, ये तुमको रिजल्टेंट ड्रॉ करने आ गया है कि नहीं बताओ पहले। हम इसके पैरेलल इधर लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल इधर लाइन खींचेंगे, एकदम पैरेलल पैरेलल। रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट कितना होगा? एफ ही होगा, क्योंकि बीच का एंगल ये कितना है? कैसे? तो ये 60 डिग्री होता है। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये 120 डिग्री होगा। डायरेक्ट बताएंगे कि नेट फोर्स जो होगा वो कुछ और नहीं एफ ही होगा। देख रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में अगर हमको वो याद रहेगा हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या क्या होना चाहिए? वी हैव 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर, आर एंड आर। बोलिए। बट अप्लाइड इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, इधर, इधर और इधर। नेट फोर्स या नेट रिजल्टेंट इसका क्या होगा? कितना? कैसा बताया तुम? कैसे बता रहे हो? ये लड़का बोल रहा है r इंटू 1 प्लस √2 बता रहा है, और मैं कंफर्म कर दूं कि ये एकदम सही बता रहा है। अच्छा, हाथ उठाए कितने लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये कैसे आएगा? अच्छा अच्छा, 4 आदमी। तुमको समझ में आया है ना, तभी ना तुम बताया था। अच्छा, तुम ही बताया, बाकी वो 3 आदमी को और इधर किसी को नहीं समझ में आया। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आराम से देखते हैं हम लोग। आप छोड़ दीजिए सब वेक्टर वोक्टर। पहले तो आप मुझको ये बताइए कि 8 + 7 + 2 आंसर कितना? फटाक से बताओ। आंसर कितना? 17 आया कि नहीं आया? अरे इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये 17 सही बात है, आएगा। ठीक है, चल सही है। किया कैसे है आपने ये बताइए। पहले आपने किसी 2 को ऐड किया होगा, जो मिला होगा उसमें तीसरे को ऐड किया होगा। यही काम हम यहाँ भी करेंगे, किसी 2 को ऐड करेंगे और जो मिलेगा उसमें तीसरे को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड किया जाए इन दोनों को। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इधर की तरफ कुछ आएगा और फिर इसमें इसको ऐड करेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि ये कहाँ आएगा? तो 22.5 डिग्री पर आएगा। नहीं समझ रहे हो? अरे ये आर है, ये भी आर है, और बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो 22.5 ही ना आएगा। तो एंगल 22.5 डिग्री। और रिजल्टेंट भी बहुत गंदा सा आएगा, क्योंकि ये वो केस नहीं है जो हमने रटा है। हमने 60 डिग्री रटा है, हमने 90 डिग्री रटा है, हमने 120 डिग्री, 45 डिग्री वाला कोई नहीं रटा है हमने। तो हमको निकालना पड़ेगा √a² + b² + 2ab × cos 45। बहुत खराब घटिया सा कुछ आएगा। अब ये जो घटिया सा आंसर आया, इसमें हमको इसको जोड़ना है, और बीच का एंगल है 45 + 22.5, 67 डिग्री। बर्बाद हो जाएंगे हम, नहीं होगा हमसे ऐसे। सही है? अरे बोलो। तो वो तो क्या किया जाए, तो गड़बड़ा गया। क्या किया जाए, क्या किया जाए? कोई उपाय बताओ, प्लीज बताओ, मेरी इज्जत का सवाल है। ये लड़का कह रहा है कि इसको और इसको पहले जोड़िए। जब किसी 2 को जोड़ना है तो सर आप इसको और इसको जोड़िए, क्योंकि इसको और इसको जोड़ना आसान है। आप बताइए, जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपने पहले किन 2 लोगों को जोड़ा था? तुमने 8 और 2 को पहले जोड़ा था। भले 8 और 7 अगल बगल में है तो क्या है, लेकिन आपके दिमाग ने कहा कि नहीं, इसको नहीं, पहले आप इसको और इसको जोड़िए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना आसान है। और उसमें आपने 7 जोड़ा होगा, तब फटाक से तुमने 17 बताया होगा। शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो 8, 7, 15 या 17 बताया हो। आप समझ रहे हैं? तो उन 2 वेक्टर्स को ढूंढिए जो पहले आसानी से ऐड हो रहे हो। तो आप बताइए, ये और ये आसानी से ऐड हो जाएगा, और हमको पता है आर अगर 90 डिग्री पे है तो कितना आएगा? अभी तो देख रहे थे हम लोग, √2r आएगा। और किधर आएगा? तो बीचों बीच इधर की तरफ आएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग ऐसा डॉटेड बना लेते हैं, और आर जो कि √2r आ रहा है एकदम इधर की तरफ आ रहा है। अब पहले से इधर कौन है? पहले से इधर आर पड़ा हुआ है। आप समझे ही नहीं। अरे इसको और इसको जोड़ के मैंने ये बना दिया, पहले से आर है, और ये एंगल सब 45 डिग्री पे। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम बताओ, इसको और इसको ना अब जोड़ना पड़ेगा। 2 वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, एकदम सीधा सीधा जोड़ा जाता है, किया जाता है a + b। अगर a भी इधर ही है, b भी इधर ही है, तो सीधा जोड़ देते हैं।
तो आप बताइए अब जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, पहले ही बताओ। तो रिजल्टेंट वो आएगा तो इधर है ना, लेकिन कितना आएगा, तो √2r प्लस r, और इस बच्चे ने इस r को कॉमन ले लिया था और उसने बता दिया था √2 + 1। ये समझ में आया? बोलिए। हाँ ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत हमको अजीब सा लग रहा था, लेकिन हम चाहे तो मुँह ज़बानी बता सकते थे। सही बात है, मुँह ज़बानी ही बताया उसने, फटाक से किया कि अच्छा ये r है यानी √2r आएगा, और r पहले से उधर प्रेजेंट है, रहे कि नहीं, सीधा सीधा जोड़ देंगे √2r + r, उसमें से r कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट r × √2 + 1। अच्छा आपको लिखना उखना होगा ना, आप लिख लीजिएगा, तो मैं लिखने नहीं देता हूँ, हो सकता है कि कुछ लिखना है इसमें, है लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मैनेज करेंगे, इतना टाइम थोड़े लगता है। आगे बढ़े, ये समझ में आया है? चलो ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन है, क्या बोला तुम? एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि a + b का मैग्नीट्यूड माने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? a के मैग्नीट्यूड के भी और b। अरे यार, तो मतलब a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर कब होता है? जब दो वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पर हो। इसका भी मैग्नीट्यूड वही, इसका भी मैग्नीट्यूड वही, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही। बना भी सकते हो, ऐसा कुछ थोड़े है। तुमको मन करे कि ना हम इसको बनाएंगे, तो बताइए ना, a + b का मैग्नीट्यूड होता कितना है? √a² + b² + 2ab और क्या cos थीटा, नहीं होता है? अरे बोलो। लेकिन बात यह है कि सब बराबर है, माने a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और a + b सब बराबर, तो अपने से कुछ x मान लिया जाए। तो ये क्या लिखा हुआ है? x बराबर √x² + x² + 2x × x² cos क्या थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, हो जाएगा प्लस x² + 2x² और cos थीटा। एक x² से x² कटा तो इधर 0 हुआ, बोलिए, और इस x² को इधर बुला लाइए, तो उधर में क्या बचेगा? 2x² cos थीटा बराबर -x²। अब इस x² से x² कट गया, और 2 नीचे चल गया, cos थीटा बराबर -1/2। cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? 120 डिग्री पे आ गया, 120 डिग्री। लेकिन हम ये सब थोड़े करने जाएंगे, हमको तो डायरेक्ट केस याद होना चाहिए कि दो वेक्टर्स अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो 120 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आता है। ये समझ में आया है क्या हुआ है? ठीक, ये क्या बोलता है, ये देखते हैं तुम लोग बता पाता है कि नहीं। नहीं, आराम से सोच के बताओ। इसमें एक ऑप्शन वो भी है, पहले इंक्रीज करे, पहले डिक्रीज करेगा, बाद में फिर इंक्रीज करने लगेगा। क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इंक्रीज किया जा रहा है लगातार। हाँ, तो लगातार इंक्रीज करने में तो अब ऐसा 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 जरूरी थोड़ी यहाँ रुक जाएगा, वो आगे भी तो बढ़ जाएगा। तुमको समझ में आया? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? लगातार इंक्रीज करेगा रिजल्टेंट, लगातार डिक्रीज करेगा, या पहले घटेगा बाद में फिर बढ़ने भी लगेगा, डिक्रीज ही होगा। तो हमको समझाओ, मेरा दिमाग एक जगह जा रहा है। तो फिर उसके बाद बढ़ने लगेगा, हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मान लीजिए कि हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 से और बढ़ा दिए, हम 240 कर दिए, तो रिजल्टेंट फिर और घटेगा। क्या नेगेटिव में जाएंगे? मेरा मतलब तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैं मानता हूँ 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्सिमम था, 180 डिग्री पे क्या हुआ? मिनिमम हुआ। और फिर हम करने लगे नेगेटिव में बढ़ने से, हैं? टी होगा ना? सुनिए, अब मेन बात सुनिए, मेन बात सुनिए क्या है। रुकिए 1 मिनट, पहले मेन बात आप सुनिए। पहले आप यहाँ पे आते हैं, आइए। हाँ ठीक है, इधर देखिएगा थोड़ा। बात यह है कि अभी रिजल्टेंट क्या हो रहा है? कम हुआ, थोड़ा और घुमाए और कम हुआ, थोड़ा और घुमाए और कम हुआ,
और कम हुआ, अब रिजल्टेंट फिर बढ़ने लगा ना। तो पहले लगातार क्या हो रहा था, कम हो रहा था, फिर 180 डिग्री के बाद और घुमाना शुरू किया तो क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। सही है? गलत है। अगर ऐसा आपको लग रहा है गलत है, इसका सही आंसर सही था, सिर्फ डिक्रीज होगा। रीजन लेकिन आप लोग पकड़ नहीं पाए होंगे। कौन बता सकता है इसका रीजन क्या है? नेगेटिव में जा रहा है वो, क्या हमको नहीं समझ में आ रहा। हम तो लगातार इसको घुमा रहे हैं, तो हम तो ये मान रहे हैं कि 60 डिग्री है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री हो गया, हम तो ये मान रहे हैं। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। रुकिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं इधर बताता हूँ। पहले तो ये बताओ कि दो वेक्टर है, बीच का एंगल कितना है? नहीं रे, 0 है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में कितना है, 0 है। तो तुमको क्या लग रहा है मैं 4 डिग्री एंगल बताऊँ बना? चलिए इसको मैंने ये मान लो हरे कलर का वेक्टर, इसको हमको घुमाना है। ये वेक्टर यहाँ पहुंचा, अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? कुछ भी बोल दो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री है। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ, कुछ भी, 120, 120, 120, 135, 150 है। अब बताओ, अब बताओ, कुछ बढ़ा दिए, 210 या 240, यही गड़बड़ा गए तुम। अब सुनिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखने के लिए देखा जाए दोनों का टेल एक जगह है कि नहीं? एकदम सही है, दोनों का टेल एक जगह है, देख लो। लेकिन कौन सा एंगल लेते हैं? अब हम इधर से थोड़े नापेंगे, अब हम इधर से नाप लेंगे। यानी एक्चुअली 180 डिग्री के बाद आप एंगल बढ़ा ही नहीं सकते। आपको लग रहा है आप एंगल बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली अब ये एंगल क्या होने लगा, ये तो घटने लगा, क्योंकि तब हम इधर से ना नापेंगे। तो जब बात होगी एंगल के बढ़ने की, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम से कम होता है 0 डिग्री, या ज्यादा से ज्यादा होता है 100। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। तो हम सिर्फ 0 से 180 तक की ही बात करेंगे, और 0 से 180 तक रिजल्टेंट लगातार कम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, कहाँ गया? इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज। क्लियर है? अरे कोई डाउट है? हाँ, तो यहाँ हमने एक चीज सीखा है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, क्या है बताइए? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, तो ये थीटा ज्यादा से ज्यादा होगा कितना, कम से कम होगा 0 डिग्री। इससे इस रेंज के बाहर एंगल कभी नहीं जाएगा। ठीक है, बात करेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन की। ये है दो से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाने वाला लॉ। फोटो में आपको कितने वेक्टर्स नजर आ रहे हैं? कितने? 4 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि इन चारों को सेम ऑर्डर में सजाओ। सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हम जानते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा। मैंने एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। चलिए इस फोटो को फिर से बनाते हैं। अब हम खिसकाते हैं, तो पहले किसको खिसकाया जाए? ए को रहने दिया जाए, क्या बोलते हो? अब बी को ले आया जाए, अब बी को ले आके हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए ये और ये सेम ऑर्डर में आ गया कि नहीं? अब क्या करना है? अब सी को उठाना है। सी को उठाइए और इसको ले जाके आप यहाँ रख दीजिए। क्या तीनों को सेम ऑर्डर में सजा दिया? कौन बच गया अभी? हाँ, 3 को सजा दिया, अभी बच गया ना, तो इसको भी उठाओ और ले जाके यहाँ रख दो। हो गया? अरे बोलो। तो वो लॉ ऑफ ट्रायंगल जो था ना, वो दो वेक्टर्स के लिए था, ये 2 से ज्यादा वेक्टर्स के लिए। नियम सेम है, पहले वाले के टेल को दूसरा वाला है सबसे आखिरी वाले के हेड से मिला दीजिएगा। यू विल गेट योर रिजल्टेंट विच इज आर। कह सकते हैं हियर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। बात वही है ना कि एक आदमी मान लो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, तो अल्टीमेटली वो कहाँ से कहाँ गया? वो यहाँ से यहाँ चला गया। समझ में आया? सही है। तो ये लॉ ऑफ पॉलीगन है। कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है, अब सुनिएगा। मान लीजिए अब हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो 5 है, अब बाकी 4 वैसा ही है, एक्स्ट्रा वेक्टर मैंने लगा दिया। इन 5 को जोड़ना है। सेम काम करेंगे, इन 5 को हम लोग सजाएंगे सेम ऑर्डर में, एकदम खट 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 ऐसा होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फोटो फिर से बना,
इसको उठाया जाए, उठा के यहाँ पे ले आके रखा जाए, इसको उठा के यहाँ ले जाके रखा जाए, इसको उठा के यहाँ ले जाके रखा जाए, और इसको जब उठा के हमने ला के रखा, पता जाए कहाँ गया, जाके रखा, तो जहाँ से हम चले हम वहीं पे पहुँच जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? रिजल्टेंट कितना होगा? अरे तो जहाँ से चले थे हम वहीं पहुँच गए ना। अब मान लो कि हम यहीं तक लटक जाते हैं, ये वेक्टर इतना ही बड़ा होता है, तो क्या करते? पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते, तो ये रिजल्टेंट होता छोटा सा। अब पता चल रहा है एकदम जाके सट गया है, जगह ही नहीं है मिलाने का मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर रिजल्टेंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। नेग्लेजिबल क्या, एकदम सट गया है तो 0, बीच में गैप ही नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर कुछ वेक्टर्स को आप सेम ऑर्डर में सजाते हैं और आपको मिलता है एक क्लोज्ड पॉलीगन, बंद हो जाता है वो पॉलीगन, अपने से बंद हो जाता है। पिछली बार बंद नहीं ना था, हमने बंद किया था, अब की बार अपने से बंद हो गया। याद रखिएगा इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई बराबर कितना बताइए? 0। क्या बोलते हैं? क्लियर है? चलो ठीक है। दोबारा इसमें कुछ समझना है? आगे बढ़े। यूज कभी नहीं करते हैं इसका हम लोग, इस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है खाली, क्योंकि है क्या, हाँ ये चीज यही रहेगा। मैंने एक आध जगह ना कॉन्सेप्ट को समझने में खाली यूज होता है, क्वेश्चन वेश्चन के सोल्यूशन में कभी इसका यूज नहीं आता है। ठीक है। कह रहा है कि कुछ वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, बोलो क्या सेम है, और हर दो एडजेसेंट वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम है, रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। समझाता हूं, एफ इधर एफ इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और इधर से कितना 180, इधर से भी कितना 180, रिजल्टेंट 0 होगा। और सही बात है, तो हम जानते ही हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अरे बोलिए ना, तो कोई पूछेगा बताइए एफ नेट कितना, क्या बता दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन रहे जिसमें इधर 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 3 फोर्स लग रही हो, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, आंख मूंद के रिजल्टेंट 0। इसको वैसे हम सजाएंगे भी ना, इसको ले जाके हम यहाँ लेके आएंगे, सुन रहे हो, इसको ले आके अगर हम यहाँ लेके आएंगे ना, पता चलेगा हम जहाँ चले थे वहीं पहुँच गए। सही बात है, देखो ना, इसको लेके रखो यहाँ, क्या बोलते हो, इसको लेके आओ यहाँ रख दो, तो तुमको नहीं लग रहा है कि हम खट 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 जहाँ से चले थे पहुँच गए। लेकिन हम इतना तामझाम करेंगे नहीं, हम तो देखेंगे कि भाई सबका रिजल्टेंट सबका मैग्नीट्यूड सेम, और हर दो एंगल, क्या बोल रहा हूँ, हर दो वेक्टर के बीच का एंगल भी रिजल्टेंट कितना 0। सही है, हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें बताइए कितना, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, एफ 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 नेट कितना हो जाएगा 0। इसमें कितना होगा, ये तुमको समझ में आ रहा है ना, ये सब सॉल्व थोड़े करने जाएंगे, देखते बताएंगे 0। इसमें बताओ कितना, मैंने ये पता है क्या है, ऐसा सिचुएशन है कि जैसे कोई पॉइंट यहाँ है, 3 आदमी पकड़ के खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, और एकदम एक आदमी इधर खींच रहा है। क्या लग रहा है पॉइंट किसकी तरफ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, एकदम सिमेट्रिकली खींचा जा रहा है। अब समझ रहे हैं ना, कहीं नहीं जाएगा का मतलब हुआ ये महसूस करेगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है। इसमें ही बताओ ना, अगर 5 लोग मिल के इसको खींच रहा है तो किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं, रिजल्टेंट 0। अब जैसे एनसीईआरटी में एक सवाल ऐसा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और यहाँ भी क्यू है, और यहाँ पे रख दिया -q। पूछ रहा था इस पर नेट फोर्स कितना होगा, कितना होगा, कैसे 0 होगा? क्योंकि ये इसको खींचेगा अपनी तरफ। क्या बोलते हो, अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ, ये इसको, तीनों अपनी अपनी तरफ खींचेगा। और चूंकि तीनों एकदम सेम चार्ज है, सेम दूरी पे है, सेम फोर्स लगाएगा, एफ एफ एफ, ये 120 120 120। नहीं समझा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ये सब अगर आपको ध्यान में रहेगा ना, तो कैलकुलेशंस के टाइम बहुत हेल्पफुल होता है कि नहीं? ठीक है, एक बार झांक के देख लीजिए उसमें लिखा है कि नहीं। ऐसा लिखा है, आगे बढ़े क्या फिर? हाँ ये बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर 0 रिजल्टेंट। 0 रिजल्टेंट चाहिए, कम से कम कितना वेक्टर? तो एक वेक्टर अगर है तो फिर रिजल्टेंट 0 कैसे हुआ? कम से कम कितना चाहिए? और तब वो दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल इन
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। और ये होने कैसे चाहिए? तो इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर? अगला कहता है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो बाबू कम से कम 2 गो तो हो ही नहीं पाएगा ना। मान लो एगो 10 न्यूटन एगो 4 न्यूटन है, किसी जिंदगी में 0 होगा? हाँ, तो मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन है। अरे बोलो ना, अगर सेम ऑर्डर में भी सजाया जाए, बोलो, तब इसके हेड पे उसका टेल ला के रखा जाए और वो मात्र 4 ही न्यूटन का है, तो रास्ते में ना रह गया 4 न्यूटन, कहाँ पहुंच पाया यहाँ तक? तो एक और एक्स्ट्रा आपको चाहिए कि नहीं 6 न्यूटन का। आप समझे नहीं? तब ना ये 4 और 6 मिल के इधर 10 बनेगा, एक उधर 10 है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, अरे तो कम से कम एगो तीसरा चाहिए ना यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो मिनिमम वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कितने होने चाहिए? मिनिमम 3 होने चाहिए टू गेट 0 रिजल्टेंट। बोलिए। फिर अगला कहता है मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो 2 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 आंसर हो सकता है क्या? 3 पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि नहीं, 3 वेक्टर्स अगर मिल के 0 रिजल्टेंट दे रहे हैं, एकदम दे सकते हैं, लेकिन वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर ना हो गया। ट्रायंगल एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्या तुम कर रहे हो? 3 में क्या रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा? नहीं, तो ये कोप्लेनर ही ना है। हाँ, हमको नॉन कोप्लेनर ना चाहिए। तो नॉन कोप्लेनर चाहिए, तो हम तीसरा इस प्लेन में नहीं ड्रॉ कर सकते। आप समझे नहीं? ये तो इस प्लेन में है। अरे ये और ये बोर्ड के प्लेन में है रे भाई। तीसरा वेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो 0 तो हो जाएगा, लेकिन तो सब कोप्लेनर ना हो गया है। और जबकि हमको कैसा चाहिए? नॉन कोप्लेनर चाहिए। यानी कि अब तीसरे वेक्टर उस प्लेन के बाहर जाना पड़ेगा। तो तीसरा वेक्टर मान लीजिए ये है, तो मिनिमम अब आपको एगो चौथा चाहिए जो जाके मिलाए। ओ माय गॉड, अरे रिजल्टेंट 0 का क्या मतलब हुआ? हम जहां से चले हमको फिर वहां पहुंचना है। तो 1 2 3, तो एगो कम से कम चौथा चाहिए ना। तो नॉन कोप्लेनर मिनिमम कितना चाहिए? 4 चाहिए। सही है, ठीक है। तो ऐसे ये भी समझने ही भर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा हम लोग सोच पाते हैं चीजों को कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। ये दोबारा समझाऊं मैं? अरे एक वेक्टर अगर मैं ये ड्रॉ कर देता, रिजल्टेंट 0 तो हो गया, लेकिन ये तीनों कोप्लेनर ना हो गए। तो इसीलिए मिनिमम आपको एक चाहिए बाहर जाने के लिए, फिर कहाँ चाहिए? अंदर जाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई और क्या? जेड, है कि नहीं? फिर हमने ये भी देखा है कि ये एक्स वाई और जेड सब एक दूसरे के दिखाने के लिए मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया था, ताकि आपको एकदम समझ में आए कि ना ये तीनों जो है एक दूसरे के कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, इधर वाले को -x, नीचे वाले को -y, उधर वाले को माइनस, याद आ रहा है? सब देखा था हम लोगों ने। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, इसका मतलब हुआ कि मतलब अब हमको बनाना होगा कभी एक्स वाई जेड, तो हम लोग ऐसे ही ना बनाएंगे। तो ये चीज दिख इधर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ है? ये बाहर है बाबू। ये दिख कहाँ रहा है? इधर है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ है? अंदर की तरफ है। ये बात समझ रहे हो ना? बोलो ना, अंदर की तरफ है। ठीक है, एक्स हो गया, ये -x हो गया, ये y हो गया, ये -y, ये z हो गया, और ये क्या हो गया? -z हो गया। सही है। अब देखो एक चीज हमको सीखना है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले मैं तुमसे पूछूंगा, बाद में मैं बताऊंगा। मान लो बाबू, लाट टपकाने लगा सर। मान लो ये है एक्स एक्सिस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये कौन है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जेड कहाँ होगा? जेड होगा ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत है किसी को? ये अगर एक्स है, ये वाई है। नहीं, तो जब मैं एक्स और वाई बोलूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शंस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस कहाँ होगा?
ऊपर होगा ना, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ये था गलत जवाब, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस नहीं है। पता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस कहाँ है? ये है, ये है इसका एक, हाँ मैंने लोग इस चीज को इग्नोर कर देता है, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। पूरे वेक्टर का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर टिका हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक्स और वाई को किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान सकते हैं, कोई भी दो जिधर मन करे। तो हमको मन था इधर एक्स मानने का, इधर वाई मानने का, आप मान सकते हैं। लेकिन जेड एक्सिस के लिए हमको यूज करना होता है राइट हैंड थंब रूल। उसमें हमको करना ये है, अब तुम्हारे हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा घुमाना, लेकिन मैं इधर से बताता हूँ, ठीक है? वैसे आप लोग नाच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 उंगलियों को करना होता है किसकी तरह? एक्स की तरह। हाथ को पहले ऐसा एल बनना चाहिए, एल, ये नहीं। पूरा करो ऐसा, करो सब लोग करो। हाँ हाँ, चलो मैं भी आप ही की तरह हो जाए, क्या दिक्कत है? 4 उंगलियों को किधर करना है? अब वाई की तरफ इनको मोड़ना है, इन उंगलियों को मुड़ेगा। तो हमको हमको इन 4 उंगलियों को देखिए एक्सी की तरफ रखना है, जब मुड़ जाएगा, हाई मुड़ेगा ये। तो और कर लो, अब मुड़ गया, अंगूठा कहाँ गया? ये तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, यानी जेड एक्सिस ये अंगूठे का डायरेक्शन होगा, विच विल बी किधर? अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस कहाँ है? नीचे है। अरे समझे क्या? लेकिन अगर ये एक्स होता, ये वाई होता ना, तो एक्स को वाई की तरफ मोड़ दिए। अब समझे नहीं? तो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये तुमको समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूँ फिर से, देखो तुम्हारे लिए जो आसान रहेगा वो हम लोग करते हैं। दोनों में से बताओ किसको एक्स लिया जाए? ऊपर वाले को। और इसको वाई लिया जाए, तो 4 उंगलियां किधर होनी चाहिए? एक्स की तरफ। देखिए ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी यूज होगा। अब पूरा मैग्नेटिज्म यही है ना? हाँ चलो, 4 उंगलियों को किधर करना होगा हमको? करो, एक्स की तरफ करो। अरे तुमको बोल रहा हूँ, एक्स कोई कौन है? तो 4 उंगलियों को ऊपर करो। तुम अपना बायां हाथ यूज करती है, ये हमको क्या, ये क्या कर रही है? हैं? हम तुमको अजय देवगन दिख रहे हैं कि उंगली देखते तोड़ देंगे? ऐसा करिए, एल ये बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? 4 उंगलियां हो गया किधर? एक्स की तरह। अब जो है इसको मोड़ना है किधर? इधर मोड़ना है। तो कैसे मुड़ेगा? हाँ इधर करना होगा ना। ऐसा समझो ना कि आशीर्वाद के रूप में वाई एक्सिस निकल रहा है। 4 उंगलियां किधर? एक्स। तो तुमको वाई एक्सिस निकल रहा है आशीर्वाद के रूप में, तो तुम्हारा पाम इधर होगा तब नहीं निकलेगा आशीर्वाद में। तो अंगूठा कहाँ चला गया? अंदर चला गया। यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस कहाँ होगा? अंदर होगा। ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, तो जेड कहाँ होगा? अंदर होगा। माइनस जेड बाहर होगा। हमारा ट्रेडिशनल कौन होता है? इसको एक्स माना जाता है और इसको कॉपी वॉपी में जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ही ना होता है। तो एक्स को वाई की तरफ घुमाया जाए, देख रहे हो एक्स को, समझो ना आशीर्वाद के रूप में क्या निकल रहा है? वाई एक्सिस। तो ये अंगूठा कहाँ? बाहर नहीं। सही बात तो है, इसको एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, ये बाहर वाला जेड होता है। तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस देता हूँ, आप बताइए कि कौन कौन से सिचुएशन में सही है और किसमें किसमें गलत है। आइए, अच्छा वो सब तो हो गया। ये एक्चुअली राइटवर्ड होगा, ये क्या होगा? ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। ये एक्चुअली आउटवर्ड है, और ये एक्चुअली ये कहाँ है? इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। मेरे हिसाब से प्लेन ऑफ द स्क्रीन, आपके हिसाब से प्लेन ऑफ द बुक या प्लेन ऑफ द कॉपी, ठीक है? खैर चलिए बताइए, क्या बोल रहे हो? अच्छा, किताब में मिसप्रिंटिंग हुआ है, आप उसको कर लीजिएगा। मेरा लेफ्ट राइट पता है पहले ही से खराब है। हम अगर रिक्शा पे बैठ जाए ना, और अचानक से हमसे रिक्शा वाला पूछ दे कि बताइए अब यहाँ से दाहिने जाना है कि बाएं जाना है, तो पहले हमको चेक करना होता है हम खाते किससे हैं, उतना देर में। अच्छा आप लोग है कि अचानक से कोई पूछेगा, आप बता सकते हैं क्या कि लेफ्ट है कि राइट है? हैं? हम नहीं, हमको राइट लेफ्ट तुम पूछ लोगे, समझ लो कि हम अगर ऐसे ही बोल दिए तो हम गए भाई, तब हम चेक करते हैं, अच्छा हम इसे खाते हैं तो हाँ राइट ले लीजिए, ठीक है? तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है?
खाने के चक्कर में रहते हैं, तो खाते नहीं है तो और क्या चेक करें। ठीक है, चलो बताओ पहला वाला सही है कि गलत है, ये बताना है आराम से। आप अगर चाहें तो 2 पेन ले सकते हैं और वो जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा काम उधर है, तुमको भी खाना है। आ गए है उधर और पड़ा हुआ। अरे है रे भाई, अरे ये वाला कौन खा गया? नहीं ऐसा भी 2 था। अनुराग सर जो है उनसे छुपा के रखना पड़ा क्या। रहने दो, मम्मी ने बोला है कि पढ़ते समय नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला है कि पढ़ाते समय नहीं खाना। इसका बताओ आंसर सही है कि नहीं है, ये बताओ। सही है? नहीं चेक करके बताइए ना। अगर ये क्लियर हो गया ना मैग्नेटिज्म, हमको आपसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कराना पड़ेगा। कितने लोग लग रहे सही है? ओमकार क्या बोलता है? देव तुम क्या बोलती है? तुम चेक की, बताओ एक्स किधर है? उधर है। अब बहुत बढ़िया, हाथ भी तुमने सही किया। वाई कहाँ है? नहीं बाबू, वाई कहाँ है? इसको कहाँ मानोगे? ये नीचे मानोगी? नहीं नहीं, ये जो होता है एक्चुअली ये बाहर होता है। तो तुम्हारे पास 2 पेन है, निकालो। एक्स कहाँ है बाबू? उधर है। और वाई बाहर ना है। तो एक काम करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कर लीजिए, एक्स इधर वाई इधर। इसका मतलब बाहर होता है, तो एक्स को वाई की तरफ घुमाया जाए। अच्छा ऐसा समझा जाए कि एक्स की तरफ 4 उंगलियां और पाम में से निकल रहा है वाई, तो अंगूठा कहाँ गया? यानी जेड एक्सिस कौन होगा? ऊपर वाला होगा। और सही में जेड एक्सिस ऊपर वाला ना दिया है, यानी ये सही है। हाँ उसको चेक करिए, बताइए कौन सा थंब रूल? कैसे कैसे सही? ये करके ठीक है, वो 9वां 10वां में पढ़ा जाता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ तो बस एक ही चीज़ है, हर जगह पूरे मैग्नेटिज्म पर हम यही सब यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म में क्रॉस प्रोडक्ट है। खैर ठीक है, इसमें बताइए क्या है? दूसरा वाला है। एक्स किधर है? देखो आज तुम च्युइंगम काहे खाता है बैठ के? सिगरेट विगरेट पीता है क्या है? आज सवेरे ही 3 पकड़ाया था सब। हम यहाँ पढ़ा रहे थे, हमको सिगरेट का स्मेल आ रहा था। नहीं क्लास में नहीं पी रहा था, वो पी के आया होगा। तो अब हमको स्मेल आ रहा था, हम बच्चा सबसे पूछे, सभी बोला कि सर हम लोगों को भी आ रहा है। तब हम चेक किए कौन कौन इसमें च्युइंगम खा रहा है। तो एक तो क्या हुआ है ना कि पहले हम इधर नहीं गए हैं, हम इधर गए हैं, ठीक है। हमको पता था कि इधर से आ रहा है, कहे कि एक होता है वर्ड चोर की दाढ़ी में 3 का। तो अगर आप गलत करे रहिएगा ना तो कुछ उटपटांग हरकत आप करिएगा। तो उसी में से हम देखें वो क्या किया, धीरे से परफ्यूम का बोतल निकाला है, हाथ पे मार लिया है, वो बोतल है। वो पकड़ा गया है। अब वो पकड़ाया है तो उसके बगल वाला च्युइंगम खा रहा था। तो च्युइंगम कोई देखो एक बहुत पहले के ज़माने में लोग बहुत शौक से खाता था, अभी लोग एक ही वजह से खाता है ना। तुमको लेके मैं नहीं बोल रहा। तो हाथ स्मेल किए हैं तो उसका हाथ भी महक रहा था, तो बहुत थुराया है सब बेचारा आज। ठीक है, तो गलत काम नहीं करता है तो बताओ इसका सही आंसर क्या है? ये सही है? पहले बताओ एक्स किधर है? अच्छा ये अब की बार भी एक्स उधर है, अब वाई कहाँ है? अच्छा वाई नीचे है, वाई नीचे है। ये बोर्ड के हिसाब से देखे ना, वाई नीचे है। तो क्या क्या जेड बाहर आ रहा है? कैसे? तुम हाथ घुमा के दिखा, ये क्या कर रहे हैं ये? अरे एक्स की तरफ 4 उंगलियां, आशीर्वाद के रूप में वाई निकलना चाहिए। तो तुम किसी को इधर से कोई कोई प्रणाम करेगा तो उसको ऐसा आशीर्वाद देगा, तुम इधर से निकलेगा। अरे ऐसा ना आशीर्वाद देते हैं। तो वाई एक्सिस कहाँ है? नीचे है। तो तुम्हारा ये पाम जो होना चाहिए ये कहाँ होना चाहिए? नीचे। करो तो नीचे।
अब ना हुआ है, तब ना ही तुम आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, इसमें से निकल रहा है वाई एक्सिस। अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर, जेड एक्सिस बाहर हुआ है, तो ये भी तो बाहर ना बता रहा है। समझ में आ रहा है? किरण को समझ, ये सही होगा। इसके बारे में बताइए। हैं? ये भी सही है। कैसे? एक्स कहाँ है? ऊपर है, ठीक है। वाई कहाँ है? अच्छा इधर है, इधर है। करो तुम बताओ। हैं? हाँ हाँ ऐसे की, तुम करो। ए हाथ से करो, तुम चम्मच से खाती है? हैं? एक्स कहाँ है? तो 4 उंगलियों को ऊपर करो। और वाई कहाँ है? इधर है। तो हई कहता है इधर जा रहा है। तो अभी रुको ना 1 मिनट, ये तुम्हारे हाथ में से वाई एक्सिस निकलना चाहिए, तो निकल के वाई एक्सिस बाहर जा रहा है। वाई एक्सिस इधर ना है, उधर है वाई एक्सिस। अरे वाई एक्सिस पहले किधर है ये बताओ हमको। हाई ऊपर होता है, एक्स ऊपर है तो 4 उंगलियां ऊपर, और वाई किधर है? इधर है, तो पाम इधर ना होगा। तो पैर से हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कोई बता सकता है ना, वैसे कैसे बताया जा सकता है बिना हाथ घुमाए? कोई नहीं बता पाएगा इसमें। तुम समझो नहीं, देखो ये चीज तुम सोचोगे कि इसको हम स्किप करें तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुमको जाके उधर क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नेटिज्म में। घबरा काहे रही है? पहले जो मैं कह रहा हूँ 4 उंगलियां एक्स की तरफ करो, एक्स की तरफ। हाँ, अब ये जो है ना, ये 4 उंगलियां होनी ऊपर चाहिए। वो ऐसे ऐसे हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना हमेशा कहाँ चाहिए? ऊपर। ये ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। वाई किधर है? हाँ, वाई इधर है, वाई वाई इधर है, तो पाम इधर कर दो। अंगूठा कहाँ आ गया? यानी जेड एक्सिस बाहर होगा, तो ये बाहर है ना है, यानी ये सही है। चलो इसका बताएगी तू। पहले एक्स बताओ कहाँ है, किधर है? अंदर, अंदर। तो एक्स अंदर है, एक्स अंदर है, तो 4 उंगलियों को अंदर करो। हाँ, अब वाई कहाँ है? वाई भी बाहर है बाहर है। अरे ये नीचे ना है। सिचुएशन इज लाइक कि एक्स अंदर है और वाई बाहर है, ये है, ठीक है। अब वाई एक्सिस नीचे है, तो पाम भी नीचे होना चाहिए, और है पहले से, तब ना मुड़ पाएगा। तो जेड इधर होगा, तो ये है जेड इधर, ठीक है। इसका बताइए, नेहा बताएगी ये कैसे। क्या तुम पहले कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक्स कहाँ है? ऊपर है। हाँ, तो 4 उंगलियां ऊपर नीचे। वाई किधर है? ए लड़की, वाई उधर है, तो एक्स अगर ऊपर है ना, तो हाथ तुम्हारा ऊपर ही रहेगा, ये नहीं घूम सकता है। ये नहीं करेंगे हम लोग, ये फिक्स हो गया, समझ लीजिए। को पकड़ लिया इसको, अभी नहीं जाने देगा। इधर उधर घुमा सकती हो, तो कहाँ जाओगी? इधर है वाई, तो घुमाओ और घुमाओ। अरे वाई उधर ना है, तो घुमा दो उधर, और घुमाओ। कहाँ घुमा? एक्स ऊपर है और हमको वाई की तरफ घुमाना है, तो ऐसे 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 होगा, तब ना वाई की तरफ घुमा पाएंगे। बोलो ना, एक्स को वाई की तरफ घुमा पाएंगे। अंगूठा कहाँ चला गया? अंदर चला गया है। तो इस सब के बगैर तुम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ा कैसे है? तो कहाँ होना चाहिए? एक्स को वाई की तरफ घुमाने पर जेड मिलना चाहिए, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस कहाँ आएगा? अंदर आएगा। आई क्या बता रहा है? तो ये गलत हो गया, ये नहीं है सही। अब आखिरी वाला बता दो, तुम ही बता दो। एक्स कहाँ है? ये तो तुमको, हमको लग रहा है मुश्किल हो रहा होगा, क्या कि इसमें एक्स तुम्हारी तरफ है, इधर है। हाँ ठीक है, एक्स को करो, अपनी तरफ करो। हाँ ठीक है, कर लियो। वाई कहाँ है? ऊपर है, तो पाम ऊपर होना चाहिए। एक्स होना चाहिए इधर, आई पाम कहाँ होना चाहिए? ऊपर, तब नहीं इसमें से वाई एक्स निकलेगा। अंगूठा इधर जा रहा है, यानी ये होना चाहिए था जेड, दिया उसको है, तो ये हो गया गलत। सही है,
तो ये भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाथ घुमवा के मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मैग्नेटिज्म में फिर ये सब आएगा, ठीक है। होगा क्या कि करंट दे देगा एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा जेड एक्सिस में, आप बोलेगा फोर्स किधर लग रहा है, तो आपको एल क्रॉस भी करना होता है, तो उसमें ये सब यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। चलिए ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यू हैव अ वेक्टर विच इज एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। कौन कौन से 3 वेक्टर्स हैं? 6i कैप, 3j कैप और 2k कैप। इन 3 वेक्टर्स को जोड़ा गया है तो हमको मिल रहा है वेक्टर ए। इनको समझ में आया? अरे बोलो यार। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? नहीं समझे? मैग्नीट्यूड कितना है? 6 यूनिट है और डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। बोलो जल्दी। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 यूनिट है और डायरेक्शन किधर है? वाई की तरफ है क्योंकि जे कैप लगा हुआ है। मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस की तरफ है। इन्हीं तीनों को जोड़ के ये मिल रहा है। तो सवाल है कि इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, इसका 3 यूनिट है, इसका 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 6 व 3 9 व 2 11, 9 2 11। नहीं ऐसा नहीं, 121। ये कहाँ जा चला गया तू? ये तो यार अभी इस बात पे हमको प्यास लग गया। लो सवाल है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमको बताना है। अच्छा 11 का स्क्वायर। कौन कौन बता सकता है पहले से? किसको पता है? 4 लोग। तुम बता सकती है कितना होगा? चलो हाथ गिरा। सबका अंडर रूट मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट में समझा भी देता हूं कैसे आता है। कहने का मतलब है कि 3 वेक्टर्स को जोड़ के ना वेक्टर ए बना है। आओ उन 3 वेक्टर्स को ढूंढते हैं कि वो शक्ल से दिखता कैसा होगा। तो हम लोग ना अपने कमरे में ही एक्स वाई और जेड एक्सिस इमेजिन करते हैं। तो एक काम करिए ना, मान लीजिए ये आपकी तरफ जो उधर जा रहा है वो एक्स एक्सिस है, कोई दिक्कत? मेरी तरफ जो आ रहा है उसको वाई एक्सिस मान लीजिए, तो ऊपर वाला जेड होगा। देखो ना, एक्स को वाई की तरह घुमाए, आप समझे नहीं? एक्स इधर माना मैंने, वाई इधर है, एक्स को वाई की तरह घुमाए, जेड नहीं मिल गया। तो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है वो क्या है? जेड है। ये जो आ रहा है ये वाई एक्सिस, और वो उधर जा रहा है वो एक्स एक्सिस है। तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर भी है। अब इसको ढूंढते हैं 6 वाई का। अच्छा एक और चीज मानते हैं इसका लंबाई जो है 6 यूनिट है, 6 मीटर मान लीजिए, क्या दिक्कत है? चौड़ाई जो है वो कितना है? 3 है। ऊंचाई को 2 मान लिया जाए, दिख भी रहा है शक्ल से, लगभग लग भी रहा है कि हाँ सर इसका लगभग ये आधा है, इससे सर ये थोड़ा सा कम है। तो 6 3 और कितना? तो ये वेक्टर दिखेगा कैसा? मैग्नीट्यूड होना चाहिए 6 यूनिट और डायरेक्शन होना चाहिए एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस इधर ना है, तो वेक्टर ऐसा ही ना दिखेगा। अब इसको हम ले जाके ओरिजिन पे रखते हैं, वहां कोना में ऐसा रख देते हैं। क्या बोलते हो? तो बताओ, टेल को मैंने ओरिजिन पर रख दिया, हेड कहाँ पहुंच जाएगा? हेड कोना पे पहुंच गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि पूरा लंबाई जो है वो 6 यूनिट हम लोग मान के चल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ये देखिए, ले जाके मैंने रख दिया। अब सुनिएगा, अब आइए इसको ढूंढा जाए। 3j कैप, 3j कैप वाई एक्सिस की तरफ ना होगा, तो वाई एक्सिस तो इधर है, तो ये शक्ल से ऐसा होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 यूनिट है, और इसको भी मैंने 3 यूनिट माना है। तो इसको मैं कहाँ लेके जाके रखूंगा? ओरिजिन पे। क्या बात करते हो? 3 वेक्टर्स को जोड़ना है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन लगाओ। एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल। तो इसको ले जाया जाए और ले जाके उसको रखा जाए वहां कोना में। हे भगवान, तो बताओ हेड कहाँ पहुंच जाएगा? वो कोना में पहुंच जाएगा। देखो मैंने 2 वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में सजा दिया। देखिए इमेजिन करिए, इमेजिनेशन जितना बढ़िया रहेगा। 6i कैप प्लस 3j कैप। क्या बोलते हो? कहाँ पहुंच गए हम लोग? कोना में पहुंच गए। अब आइए इसको पकड़ के लाया जाए, 2k कैप को पकड़ के लाया जाए। तो 2k कैप किधर है? ऊपर ना होगा। और इसको ले जाकर कहाँ रखना है? उसके हेड पे ले जाकर रखना है। तब ना एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा
तो बताओ इसको हम लोग मानने में 2 है, हम कहाँ पहुंच गए? हाँ कोना में पहुंच गए हैं। हाँ अब इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब हुआ पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से ही मिला दो, ये सीधा। तुमको वेक्टर ए दिख रहा है? कहाँ है? कहाँ है? ये कोना वाला वेक्टर, ये वेक्टर ए है। ये जो डायगोनल है वो वेक्टर ए है। तुमको समझ में आया? अब तुम बताओ, लंबाई 6 था, चौड़ाई 3 था, ऊंचाई 2 है। अरे मैग्नीट्यूड को हम लेंथ से ही न रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लग रहा है इस डायगोनल का जो लेंथ होगा, डायगोनल का लेंथ होगा वो 6 + 3 + 2 होगा? नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि एक ऐसा क्यूबोइड, एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई अगर l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई अगर, तो ये जो सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है वो होता है √L² + b²। ऐसा पढ़ा है बचपन में, पढ़ा है ना हम लोगों ने? तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, उसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि इसका लंबाई कितना होगा? तो √this² + this² + this²। आप समझे नहीं? इसका मतलब हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा √ कितना? 6² + 3² + के। तुमको समझ में आया कहाँ से? ये देखो, मैं चाहता बता सकता था डायरेक्ट कि अगर ऐसा दिखेगा तो समझ लेना मैग्नीट्यूड √ इतना स्क्वायर प्लस, लेकिन थोड़ा सा हमको फील आना चाहिए ना कि आखिर आ कहाँ से रहा है ये। तेरे की नहीं भूलोगे, तुमको एग्जैक्टली याद रहेगा कि कैसे आया था। गुड। तो इसमें फोटो में भी हम लोग देख सकते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। मैंने एक क्यूब टाइप का बना दिया जिसमें लंबाई को हम लेंगे कितना? 6, उसको 3, चौड़ाई जो है, सॉरी ऊंचाई को हम लोग, नहीं ये वाई ना है, तो इसको 3 ले लेते हैं और इस चीज को हम लोग 2 ले। तो एक्चुअल में ये तिरछा दिख रहा है, लेकिन है कहाँ? ये बाहर ना है। तो सबसे पहले 6i कैप लाओगे तो 6i कैप यही ना हुआ, यही है कौन? 6i कैप। ये हो जाएगा 3j कैप और ये हो जाएगा 2k कैप। मिला दिया जाए, यही है हमारा वेक्टर ए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो √this² + this² + this। अच्छा, ये मैंने डेटा भी कुछ इस हिसाब से दिया है कि थोड़ा ठीक से सॉल्व हो जाएगी। तो 36 + 9 + 2 4 कर लेना, ये 49 आता है। तो हो जाएगा ये कितना? 7 यूनिट। आप समझ रहे हैं? 11 नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा 7 यूनिट। हम इसको जनरलाइज करके भी बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए यू हैव अ वेक्टर विच इज xi कैप + yj कैप + क्या? zk कैप। क्या हुआ? xi कैप + yj कैप + क्या? zk कैप। तो हम लोग अगर चाहें तो ये xi कैप, ये yj कैप + ये zk कैप हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √x² + y² + z²। क्लियर है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। एक मिनट, एक का तो हम देख चुके हैं ना, इसका बताइए। सब लोग बता रहा है क्या? कैसे? √i कैप का कोफिशिएंट कितना है? तो -3 + 4। ये तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, कितना आ जाएगा? ये -9 नहीं होगा, इतना तो पता है ना। 9 + 16 हो जाएगा, √ कितना? 25 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए आप लोग क्या कह रहा है? कह रहा है यूनिट वेक्टर बताओ। क्या जानते हो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। और ये एक्सप्रेशन तो कल मैंने टेस्ट में पूछा था कि बताओ यूनिट वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो वेक्टर तो दिया हुआ है, खाली मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। अरे बोलो कितना होगा इस बेचारे का मैग्नीट्यूड? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो √3 का स्क्वायर + क्या? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए। हाँ, और ये हो जाएगा √25 विच विल बी कितना? तो 5 यूनिट हो जाएगा। ये समझ में आया? 5 यूनिट हो जाएगा। अब हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या किया जाए? ऊपर में रखा जाए वेक्टर जो कि है 3i कैप + 4j कैप, और नीचे में रखा जाए मैग्नीट्यूड जो कि कितना है? 5। ये ढंग से नहीं लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा ढंग से होगा। 3/5 i कैप + 4/5 j कैप। क्या बोलते हो?
अच्छा, तुमको लग रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है? तुमको लग रहा है ये एक यूनिट वेक्टर है? शकल से लग रहा है, कह रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, जबकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? तुमको यकीन ना हो, तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, 1 आएगा। निकाला जाए इसका मैग्नीट्यूड? बताओ बाबू, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तब बताओ, 3/5 का स्क्वायर करोगे और प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 9/25 प्लस 16/25, 25 हो गया, ऊपर 25 हो गया, कट गया, आंसर 1 नहीं आ गया। तो दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन है ये एक यूनिट वेक्टर ही, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट है। सही है, चलिए ठीक है। तो पहले ये क्लियर हुआ ना तुमको कि मैग्नीट्यूड हम निकाल कैसे रहे हैं? अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस अगर के कैप होता तो उसके भी कोफिशिएंट का स्क्वायर कर ले। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये तो खैर वो तो लॉ पॉलीगन को यहाँ रिवाइज कराया गया है, सही है ना? चलिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप लोग को ब्रेक चाहिए क्या? मैंने 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, क्योंकि 1 घंटा भी हम और पढ़ेंगे। लगातार पढ़ लोगे? कहाँ से इतना तुम लोग एनर्जी लेके आता है, हैं? ठीक है, पढ़ाया जाए। हाँ, क्योंकि अभी जो हम देखेंगे वो वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। वेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम। नाउ है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने वेक्टर को जोड़ना सीखा है, अब हम वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे। वेक्टर को तोड़ने को ही कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। टू स्प्लिटिंग अ वेक्टर लिखा होगा, पढ़ो ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस क्या? स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे एक स्केलर को हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने 10 लिखा है, कितने तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं? कितने तरीके से? इनफाइनाइट तरीके से। हाँ, हम इसको कैसे कैसे, एक आध को एग्जाम्पल बताओ। 10 को हमको तोड़ना है। ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा नहीं लग रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं। 5 + 5 बहुत बढ़िया। और बताओ कुछ उपाय। 6 + 4 और बताओ। तब तो तुम 7 + 3, अब फिर तुम 8 + 2 ना जी, अब फिर तो तुम 9 + 1 भी बोलने के मूड में हो गए, है कि नहीं? अच्छा, और भी उपाय है क्या तोड़ने का? है 10 + 0 फालतू बात है, दूसरा कुछ बता। 0 में तोड़ेगा इसको, है? इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो तुम दोनों डाका डालने गए हैं, और मान लो 1 लाख रुपए चुरा के लाया, आज तुम सब ले लिया, इसको कुछ नहीं दिया, किसी को बता रहा है कि हम दोनों ने बंटवारा कर लिया है, हमको मिला है 1 लाख, इसको मिला है 0। ऐसा थोड़े होते, इसको बंटवारा थोड़े बोला जाएगा। और क्या कर सकते हैं? हैं माइनस, हाँ ये भी तोड़ सकते हैं। -5 या प्लस क्या, सॉरी -15 +5 करोगे ऐसा। हाँ समझ गया मैं, ठीक है, ये भी कर सकते हो। चाहे इतना काहे दिमाग लगा रहे हो? 7.5 + 2.5 नहीं कर सकते हैं? तो हम 0.1 + 9.9 नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ना। इवन 2 ही में क्यों, हम तो इसको 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 1 + 1 +, सही बात है। हमारे पास कितने तरीके हो गए इसको तोड़ने? इनफाइनाइट तरीके ना। उसी तरीके से एक वेक्टर को भी तोड़ने के इनफाइनाइट तरीके हैं। हम इसको इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हैं। तो एक तरीका जिसमें हम इस वेक्टर को तोड़ सके, तो किसी ने कहा कि रुकिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। हम इस वेक्टर ए को तोड़ते हैं बी में और सी में। सही तोड़ा क्या? वो सही तोड़ा क्या? कैसे कैसे पता चलेगा सही टूटा है? तो सुनो ना 1 मिनट, यहाँ कैसे पता चल रहा था कि हम, मान लो हम इसी में कहते कि लो हम 10 को तोड़ रहे हैं 7 + 2 में, लो तुम मान लोगे? क्यों नहीं मानोगे? अरे भाई, तुमने जोड़ के देखा 10 नहीं आ रहा है, तो सही टूटा है कि नहीं ये जानने के लिए तुमको क्या लग रहा है, जो जितना सारा मैं लिख रहा था ना, तुम मन ही मन जोड़ के देख रहे होगे। तुम मान थोड़े रहे होगे, तुम सही में जोड़ के देख रहे होगे। तुमने ये भी जोड़ा होगा
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है आइए आराम से, तुमने ये भी जोड़ के देखा होगा। तो ए को बी और सी में तोड़ा गया है, ये तोड़ने का तरीका सही है कि नहीं है ये जानने के लिए हम वापस इन दोनों को जोड़ेंगे। हे भगवान, तो बताओ ना, इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? तो तरीका है कि दोनों वेक्टर चूंकि सेम ऑर्डर में हैं, तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से सीधा मिला देना, तो यही ना मिलेगा। यानी सही बात है, बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको यही मिलेगा। नहीं सही तोड़ा है उसने। अरे बोलो, कोई आके कहता है रुके सर हम एक और उपाय बताते हैं आपको तोड़ने का, ये देखिए सर एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। क्या ये भी सही है? उसने 3 वेक्टर्स में तोड़ दिया, सही है। कैसे सही है बता? क्योंकि दिस 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 सेम ऑर्डर में, तो इन तीनों को जोड़ने का मतलब हुआ कि पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से तो मिला दोगे तो फिर ये नहीं मिल जाएगा। यानी सही बात है, डी को ई को और एफ को जोड़ा जाएगा तो वापस से हमको क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है। कोई बोलेगा सर ये देखिए सर, एक हम इधर आएंगे, फिर हम इधर जाएंगे, फिर सर कुछ काम है घर जाएंगे, अब फिर वापस आएंगे, तो क्या वो नहीं हो सकता है? बहुत इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा, ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं इनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे कि बी एंड सी जो है वो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, अरे उसी में से ना टूट के निकला है। हम बोलेंगे डी ई और एफ जो है वो सब क्या है? वेक्टर ए के, अरे बोलिएगा ना तो आपको जल्दी याद होता है। डी ई और एफ क्या है? ए के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बी और सी क्या है? ए के कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है? लेकिन सुनो, भले हम कंपोनेंट इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हैं तो क्या है, लेकिन हम तोड़ते नहीं हैं। हम सिर्फ वैसे ही कंपोनेंट्स तोड़ते हैं जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आप समझे नहीं? जैसे क्या लग रहा है, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि भले तोड़ सकते हैं सही है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। हमको ऐसे कंपोनेंट्स तोड़ने होंगे जो एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और जब कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। सवाल है कि कंपोनेंट हम परपेंडिकुलर ही क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि बाबू देखो, हमको ना, हमारे लिए जो 6 डायरेक्शंस हैं उनमें से एक डायरेक्शन होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड, अब बाकी तीनों का नेगेटिव वाला हो गया। ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अरे बोलिए ना, तो हमको जब जरूरत पड़ेगा ना तो हमको या तो एक्स कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा, ना तो वाई कंपोनेंट का, और ना तो क्या जेड कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा, जो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाँ, तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब हमको 3D में कंपोनेंट की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, हमको बस एक्स और वाई एक्सिस में ही कंपोनेंट तोड़ना है। आराम से समझते हैं। ये दुगो क्या है बोलो? हाँ, मैं कह रहा था ये क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? नहीं बोलोगे? थीटा। हमको इसका दो कंपोनेंट तोड़ना है, और 2 कंपोनेंट ऐसे तोड़ना है कि एक कंपोनेंट एक्स की तरफ रहे, एक कंपोनेंट वाई की तरफ रहे, ऐसा ही तोड़ना है। तो कैसे तोड़ा जाए? रुको, मैं ट्राई करता हूँ, रुको रुको, मैं ट्राई करता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये एक्स की तरफ है, अरे बोलो, और ये किधर है? किधर है? कंपोनेंट मैंने सही तोड़ा है क्या? तोड़ा तो सर आपने सही है, लेकिन ये काम का नहीं है, क्योंकि ये एक्स की तरफ है, ये सर वाई की तरफ थोड़े है, ये तो तिरछा हो गया। अरे बोलो ना, यानी मैं फ्लॉप कर गया। कैसे मैं तोड़ू समझ ही में नहीं आ रहा है। कोई है क्या जो तोड़ के बता सकता है? कहाँ? अच्छा, मैं समझ गया। शायद तुम ये सोच रहे हो कि सर एक काम करिए ना, आप आ जाइए यहाँ तक, तब ये कर लीजिए। ओहो हाँ, देश प्लस देश वापस से देश हो जाएगा।
तो ये काम के कंपोनेंट्स है, जिसमें इसको बोला जाएगा ए का एक्स कंपोनेंट और इसको बोला जाएगा ए का वाई कंपोनेंट। अब सवाल है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो बताइए, इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग क्या कह दें, ए कह दें, यानी कि इसका लेंथ ए है, हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए का मतलब हमको इसका लेंथ चाहिए। क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल में इस थीटा के लिए ये क्या है? ए लड़का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा के लिए ये क्या है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है, पता है ना। और ये हाइपोटेनस है। तो हमको हाइपोटेनस दिया है और हमसे बेस पूछ रहा है, तो वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है? कॉस। हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस का मतलब हुआ ए एक्स बाई ए। समझ में आया? अब इस ए को इधर लेके जाओ तो बाबू ए एक्स कितना मिलेगा? तो ए कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा। अब सवाल है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इस ट्रायंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो बताओ कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है? कौन सा? साइन। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का मतलब ए वाई बाई क्या? ए। अब इसको इधर लेके जाया जाए तो बता सकते हैं आप ए वाई कितना आया? ए साइन थीटा आया, ए साइन थीटा। यानी सुनिएगा, एक कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ आता है, दूसरा कंपोनेंट ये हमेशा ऐसा होगा। क्या बोलते हो? एक कंपोनेंट अगर ए साइन थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा। सवाल है कौन साइन के साथ आएगा, कौन कॉस के साथ आएगा? तो जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो आएगा कॉस के साथ, जो वाई वाला कंपोनेंट है वो आएगा नहीं। ऐसा नहीं है, यहाँ आ गया है, जरूरी नहीं है हर बार आएगा। तो ये भले मैंने प्रूफ करके तुमको दिखा दिया कि एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा, एक कंपोनेंट ए साइन थीटा होगा, लेकिन ना ही हम इसको याद रखेंगे और ना ही हम ऐसे आज के बाद से कभी कंपोनेंट तोड़ेंगे। हम कंपोनेंट कुछ दूसरे टाइप से तोड़ेंगे और वो मैं आपको समझाता हूँ। ये वेक्टर ए है, हमको पहले एक्स कंपोनेंट तोड़ना है, तो हम इसके टिप से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तुम किधर ध्यान है? इसके टिप से क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ऐसा मिला देंगे, यही होगा ए का एक्स कंपोनेंट। जाना ही होगा क्या? अरे बोलो ना। तो एक्स कंपोनेंट ये हो गया, पिछली बार वाई कंपोनेंट ये ना था, लेकिन नहीं, रुकिए एक मिनट। जो काम हमने एक्स एक्सिस पे किया है वही काम अब हम थोड़ा वाई एक्सिस पे करेंगे, यानी इसके टिप से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद धीरे से मिला देंगे, ये हो जाएगा एक वाई कंपोनेंट। अब एक बात बताइए, क्या इसको और इसको जोड़ के ये मिलेगा क्या? एक मिनट, इसको और इसको जोड़ के ये मिल गया था, लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्या इसको और इसको जोड़ के ये मिलेगा? कैसे? लॉ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ है। और हुआ क्या था, पिछली बार ये यहाँ था, अब की बार इधर है। तो हम लोग हमेशा ऐसा कंपोनेंट तोड़ेंगे और एक कोड याद रखेंगे। द कोड इज, हमेशा के लिए यही चीज याद रखेंगे कि थीटा की तरफ कॉस, थीटा की तरफ, और थीटा से दूर क्या बताइए? वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है तो यही होता है। सबसे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कंपोनेंट तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो बताइए, थीटा की तरफ तो क्या? कॉस, थीटा से दूर तो क्या? साइन। अब बताइए, जब हम ए का एक्स कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? एक्स कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, ए बोलो ना। तो हम थीटा की तरफ ना घूम रहे हैं, देख नहीं रहे हो? थीटा की तरफ घूम रहे हैं। और थीटा की तरफ घूमते हैं क्या यूज करते हैं? बोलो फिर से, थीटा की तरफ तो क्या? कॉस। बहुत बढ़िया। तो जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड लिख देना। तुम ए का ही ना कंपोनेंट तोड़ रहे हो, तो ए का मैग्नीट्यूड लिख देना। और थीटा की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखना? कॉस थीटा। हो गया ए कॉस थीटा। रही बात ए वाई की, सुन रहे हैं? तो पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड तो लिखेंगे,
और बताइए एक्स कंपोनेंट इधर तोड़े थे, वाई कंपोनेंट इधर ना टूटेगा, तो ये आप कहाँ जा रहे हैं? आप इस थीटा से दूर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं थीटा इधर, आप उसे दूर भाग रहे हैं। थीटा से दूर तो क्या यूज करना है? बस यही दो लाइन याद रखना है। हम लोग लिखेंगे ए साइन थीटा। आप मैच करा के देख लीजिए सेम है कि नहीं। ए एक्स ए कॉस थीटा और ए वाई ए साइन थीटा। सही है, आगे बढ़े। फिर इसमें कुछ दोबारा समझना है। देखो प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, मेन बात इज हियर। क्या मेन बात है कि अगर हमको एक्स कंपोनेंट तोड़ना है तो ऐसा परपेंडिकुलर गिरा लीजिए, ये हो गया एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट तोड़ना है तो ये हो गया वाई कंपोनेंट। सही है। थीटा की तरफ घूमिएगा तो क्या यूज करिएगा? बोलो, थीटा की तरफ तो क्या यूज करना? कॉस। थीटा से दूर जाना तो साइन यूज करना। चलो एक क्वेश्चन है, आपको बताना है एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वाई कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है। और रही बात 37 डिग्री की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, तो 3 के सामने वाला 37 और 4 के सामने वाला कितना? 53। करो ना, कॉपियां में बनाओ। देख रहे हो कितना खर्चा करता है सब। ना मैंने महंगा क्या है, लेकिन फिर भी जब से तुझे दे। क्या कर रही है? पहले कंपोनेंट तोड़ो तो सही। लाओ इधर, इसको बढ़ा लो, एकदम आगे बढ़ाओ इधर। ठीक है। क्या कैसे कंपोनेंट टूटता है? आधा क्या होता है? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ फिर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये कौन हो गया? एफ एक्स हो गया, क्योंकि फोर्स का एक्स कंपोनेंट। और ये क्या हो गया? ये एफ वाई हो गया। अब हमको क्या करना है? हमको एफ का एक्स कंपोनेंट तोड़ना है। समझी? तो किसका कंपोनेंट तोड़ना है? इसका। तो जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसका मैग्नीट्यूड तो लिखोगी ना। कितना मैग्नीट्यूड है? 10 लिखोगी। और उसके बाद क्या लिखोगी? हम इधर जा रहे हैं तो हम थीटा की, हाँ तो कॉस कितना? 37 डिग्री। ठीक है। अब कॉस 37 कितना होगा? कॉस होता क्या है? कॉस क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस नहीं होता है। अब देखिए, अब यहाँ दिक्कत है, कैसे होगा? बेस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो 37 के लिए बेस कौन है? बेस है 4 और हाइपोटेनस कौन है? 5 है। तो ये ना होगा। कितना आ रहा है ये? कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 न्यूटन। वैसे ही एफ वाई लिखो। तो एफ वाई तोड़ने के लिए हम थीटा से दूर जा रहे हैं तो साइन यूज करेंगे। हो गया तुम लोगों का? आया? कहाँ पहले कंपोनेंट तोड़ा कहाँ है? कहाँ? ना ना ना, फोटो बनाओ, हमको वो देखना है। कहाँ कंपोनेंट तोड़े हो? गलत बात है ना बाबू, ऐसा थोड़े करते हैं हम लोग। तुमको क्या लग रहा है इसका कंपोनेंट इतना बड़ा होगा क्या?
हाँ तो एकदम करना है ना हमको, अभी ऐसा थोड़े है कि ये इतना ही बड़ा ना सिर्फ कंपोनेंट रहेगा और इसका कंपोनेंट भी सिर्फ इतना ही बड़ा रहेगा, ये दिखाना पड़ेगा ना। है तुम कहाँ तोड़ा कंपोनेंट? आप लोग कंपोनेंट तोड़िए सही सही सही। तुम लोग लगता है शॉर्टकट मारने। सुनो इधर देखो, चलो इधर देखो, तुम बताओ एक्स कंपोनेंट कैसे टूटेगा? अपने से कुछ भी ड्रॉ कर देंगे? नहीं, हमको यहाँ से क्या करना होगा? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और बताओ ये हो जाएगा फोर्स का, बोलो, वाई कंपोनेंट। इधर इधर देखो सब लोग, हो गया, समय खत्म हुआ। फोर्स का वाई कंपोनेंट, हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए? मान लीजिए फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए है, तो आप बताइए एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम 37 की तरफ जा रहे हैं। तो पहले तो जिसका कंपोनेंट तोड़ा जाता है उसका मैग्नीट्यूड तो लिखा जाता है ना। किसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं हम? 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन तो पहले तुमको लिखना होगा, बोलो। और उसके बाद हम ये वाला कंपोनेंट तोड़ने के लिए 37 की तरफ जा रहे हैं। अरे बोलिए भाई, तो क्या लिखे 37 के साथ? मैंने क्या बोला? थीटा की तरफ तो कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस 37 डिग्री। अब बताओ 10 न्यूटन और कॉस 37 कितना होता है? तो इधर देख लो तुरंत फटाक से, याद किसी को होता नहीं है, और रिस्क लेना भी मत, फटाक से बना लेना। 3 के सामने 37, क्योंकि छोटे वाले साइड के सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। 4 के सामने 53, कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 4/5, क्योंकि कॉस का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस। 37 के लिए बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5, तो वो हो जाएगा। अभी बताओ कितना होगा ये? 8 न्यूटन हो जाएगा। अरे क्या बोलते हो? अच्छा सुनो एक मिनट, कोई मान लो हमसे आके ये कहता है कि सर नहीं 37 की तरफ घूम रही है, हमको समझ में आ गया सर, इसीलिए आप कॉस भी ले लिए, लेकिन आप इस 53 से दूर भी तो जा रहे हैं। तो क्या सर? तो रुकिए ना एक मिनट, अगर हम 37 एंगल ना लेना चाहें, हम क्या लेना चाहें? तो 53 से दूर जा रहे हैं, तो 53 के साथ क्या यूज करेंगे? देखो एक मिनट, कंपोनेंट हम अभी भी कौन सा वाला तोड़ रहे हैं? एक्स ही तोड़ रहे हैं, आप समझे नहीं? तो जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, चलिए उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए, क्या बोलते हो? हाँ 37 की तरफ घूम रहे थे इसीलिए हमने cos 37 लिया, लेकिन 53 से दूर जा रहे हैं, तो साइन 53 ना लोगे? कौन बताएगा साइन 53 डिग्री कितना है? तो 50 साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और 53 के लिए कौन है? 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 4 है। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला साइड होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा Fx इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन और 4। अरे यार ये तो फिर 8 ही न्यूटन आ गया। मतलब तुम समझ रहे हो? मतलब है कि फर्क नहीं पड़ता है कि आप एंगल ये वाला ले रहे हैं कि ये वाला ले रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि थीटा की तरफ तो क्या cos, थीटा से दूर तो क्या। चलिए अब y कंपोनेंट निकाला जाए। तो y कंपोनेंट का मतलब हुआ कि हम इधर न जा रहे हैं। एंगल कौन सा लेना चाहते हो? 37 की 53? अच्छा पहले 37 ही लिया जाए। तो पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, कितना है? 10 न्यूटन। बोलो अब तुम बताओ 37 से दूर जा रहे हो तो क्या यूज करोगे? साइन यूज करोगे, लिखोगे साइन 37 डिग्री। बताओ फोटो को देख के साइन 37 कितना आ रहा है? बोल नहीं रहे हो? साइन 37 पहले साइन है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस तो 3 बाई कितना 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 6 न्यूटन। अरे कट कुट क्या आएगा? अच्छा कोई बोलेगा ना सर हमको ये वाला पसंद है 53 ना तो आप बताइए, आप जब y कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो आप 53 की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? तो कॉस यूज करेंगे, थीटा की तरफ तो कॉस। तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन और कॉस 53 डिग्री। यू नो कि कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है?
अच्छा, तो कॉस का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, और 53 के लिए बेस कौन है? 3 है, हाइपोटेनस कौन है? 5 है। तो 3/5 होगा, और मिला जुला के कट कूट के कितना आ जाएगा? ये तुमको समझ में आ रहा है? कोई एंगल आप लीजिए, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा। क्या बात है? एंगल की तरफ तो कॉस, एंगल से दूर तो क्या? बस यही सबसे ज्यादा यूज होगा पूरे फिजिक्स में, वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट। इसमें लिखना है किसी को कुछ? अरे मैं इजाजत देता हूँ, लिखना होगा तो लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? अच्छा, फोटो खींच के डाल दूंगा इसका, ठीक है? हर स्लाइड का फोटो जैसे नहीं बायोलॉजी में हम लोग खींचते हैं, इसमें भी डाल दूंगा। अब ध्यान से सुनो, सवाल है कि कंपोनेंट तोड़ तो लिए, अरे तोड़ लिए ना, लेकिन तोड़ते क्यों है? इसका मतलब क्या होता है? तो बाबू, कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। कंपोनेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इफेक्ट होता है। अरे बोलो, जैसे मान लो अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें चाहे ऐसा समझो ना कि मान लो कि एक आदमी ना इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है 10 मीटर। वो किधर गया? पूरी तरह एक्स में गया। मान लीजिए कोई आदमी जो है वो इधर जाता है 10 मीटर, वो किधर गया? पूरी तरह वाई में गया। लेकिन कोई आदमी जो है वो इधर जाता है 10 मीटर, और ये 37। एक्चुअली मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ जो अभी हमने किया, बस न्यूटन की जगह मैंने क्या कर दिया है? मीटर। वो किधर गया? एक्स में गया। क्या सिर्फ वाई में गया? नहीं। आप बोलिएगा सर वो थोड़ा एक्स में भी गया है, थोड़ा, आप समझ रहे हैं ना? मनी हुई आदमी थोड़ा इधर भी गया है, और ये आदमी थोड़ा ऊपर भी गया है। तो वही मैं पूछूंगा कि इस डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट किस डायरेक्शन में है? 100% एक्स में है, 100%। लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा एक्स में भी है और थोड़ा, तो वही पूछा जाएगा फिर एक्स में कितना है और वाई में कितना है। अरे बोलिए ना। तो इसीलिए ना हम कंपोनेंट तोड़ेंगे और हम बताएंगे कि सर देखिए, एक्स में जो कंपोनेंट है वो 8 मीटर है, और वाई में जो कंपोनेंट है वो 6 मीटर है। अरे यही ना आया है, देखो एक्स वाला कितना आया है? 8 आया है, वाई वाला, अरे बोलो ना। हाँ, तो सर इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स में इफेक्ट कितना है? 8 मीटर है, और वाई में इफेक्ट कितना है? 6 मीटर है। ऐसा हम लोग बोलेंगे। बोलो, क्या हुआ, थक गए हो? सही है ना? बोल रहे थे कि हिलने डुलने का टाइम देते हैं, तो तुम लोग बोले लगातार पढ़ाई है। बीच में हिलते डुलते रहना चाहिए आदमी को। 8 मीटर और 6 मीटर इसका इफेक्ट हो गया, सही है? तो ऐसी चीज है। अब एक और बात है, हाँ एक और बात है, ज्यादा इफेक्ट किधर आया है? एक्स में ज्यादा इफेक्ट है, वाई में कहाँ है? कहाँ है? ऐसा क्यों है? क्योंकि सुनो ना एक मिनट, क्योंकि एक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है। नहीं समझे? अरे तो जिसकी तरफ ज्यादा झुका रहेगा उधर ज्यादा इफेक्ट आएगा, ये चीज है। अगर एकदम 45 डिग्री पे होता है, दोनों बराबर होता है, सुनो ना, कॉस 45 डिग्री या साइन 45 डिग्री, दोनों 1/√2 होता है। आप नहीं समझे? हाँ, तो ऐसा चीज है। तो जिधर ज्यादा झुका रहेगा उधर इफेक्ट ज्यादा आएगा, उधर कंपोनेंट ज्यादा आएगा, ये चीज होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 90 डिग्री पे कंपोनेंट 0 हो जाता है। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री पे कितना होता है? पहली बार इसके बारे में गैलीलियो नाम के आदमी ने बताया था। उस समय हालांकि ये सब मैथ्स वैस होता नहीं था, वो ऑब्जर्व कर करके बताते थे। हाँ, तो बताइए 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? अब सुनिए, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, तुम समझना एकदम वर्टिकल है, इसका कंपोनेंट हमको ना इधर तोड़ना है, और मान लो वेक्टर का नाम ए है, तो हम किसकी तरफ घूम रहे हैं? 90 डिग्री की तरफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इधर जो कंपोनेंट आएगा उसके लिए क्या लिखेंगे? ए कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? तो याद रखोगे 90 डिग्री पे वेक्टर का कोई इफेक्ट वो 0 होता है। इसको हम चाहें तो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है? सुनिएगा, इसको अगर मैं छोड़ूं तो कहाँ जाता है? क्यों गया नीचे? अरे क्यों गया? वो कंपोनेंट फॉम्पोनेंट छोड़ो, ओरिजिनल बात बताओ, किसकी वजह से नीचे?
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कोई चीज रेस्ट में था तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसका नेट फोर्स ना लगे। तो ये मोशन में आया तो किसी फोर्स की वजह से आया होगा। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है, और नीचे जाने की आज़ादी है, इसीलिए चला गया। लेकिन इसी पेन को अगर मैंने अपने हाथ पे ऐसे रखा, ये कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि 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 क्या अब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। कहाँ लग रहा है? नीचे। लेकिन नीचे जाने की आज़ादी, नीचे से मैंने रोक के रखा है, इसीलिए नहीं जा रहा है। इसके पास आज़ादी किस डायरेक्शन में मूव करने की है? इस डायरेक्शन में। अगर इधर फोर्स लगा है, देख रहे जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि जब इस डायरेक्शन में आज़ादी है मूव करने की, तो जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसको मूव कराने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री तक आते आते इफेक्ट कितना हो जाता है? तो सर इसका जो इफेक्ट है यहाँ तक आते आते हो गया 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में है ही नहीं, इसीलिए नहीं जा रहा है। चाहे इस डायरेक्शन में भी नहीं है, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री पे ही ना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ को ऐसा किया, ये चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आ जाएगा ना। अरे बोलो ना यार, उसी इफेक्ट की वजह से वो चला गया। क्लियर है? याद रखिएगा, 90 डिग्री पे वेक्टर का कंपोनेंट कितना होता है? 0। 90 डिग्री पे वेक्टर का इफेक्ट होता है 0। ठीक है, एक सवाल है, कैसा किया? कैसे किए? अच्छा अच्छा, तो ये सब तुम लोग कैसे कर पा रहे हो? मेरा पढ़ाई आज तक याद है तुमको? बहुत तुम लोग ना, ऐसा नहीं है। हम तो कल पढ़ा के आज पूछते हैं तो नहीं याद रहता है। यहाँ पे 4 वेक्टर्स आपको नजर आ रही हैं, एकदम 4 डिफरेंट डायरेक्शन में। क्या बोलते हैं? और मैग्नीट्यूड भी सब अलग अलग, मैंने इन दोनों का तो 10-10 न्यूटन है, इसका 20 न्यूटन है, इसका क्या है? इन चारों को जोड़ना है। तो सबसे पहला तरीका कि किसी 2 को जोड़ा जाए, उसमें तीसरे को लाके जोड़ा जाए। अरे बोलो। फिर जो मिलेगा उसमें चौथे को लाके जोड़ा जाए। आप यकीन मानिए आप बर्बाद हो जाइएगा। किन 2 को पहले आप जोड़ना चाह रहे हैं? किसको जोड़ोगे? इसी को मान लो जोड़ो, इसको इसको, क्योंकि 90 डिग्री पे ये है तो जोड़ोगे तो कुछ आएगा अपना इधर की तरह, पता नहीं है, इस बीचों में आएगा कि थोड़ा तिरछा आएगा। फिर तुमको ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। फिर इसमें इसको, अरे नहीं रहने दिया, नहीं होगा वो। फिर जो आएगा उसमें इसको जोड़ो, वो मज़ेदार मेथड नहीं। फिर तुम सोचोगे अब क्या करें? तब एक याद आएगा कि अच्छा 4 वेक्टर है, लॉ पॉलीगन लगाया जाए। तो इसको उठा के ले आओगे यहाँ, अरे बोलो भाई, ले आओगे यहाँ, इसको उठा के लाओगे यहाँ, फिर इसको उठा के लाओगे यहाँ। अब पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से ऐसा मिलाओगे। लेकिन ये भी मेथड यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि तुमको एकदम इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये 10 है तो ये भी क्या हो, एकदम उसी के बराबर हो, एकदम 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे नहीं। और एकदम इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि एंगल कितना हो, 37 हो। फिर जब इसको लेके आओगे तो ख्याल रखना पड़ेगा एकदम इसका डबल हो, 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे नहीं। और फिर ऐसे ला के रखो कि एकदम एंगल 53, समझ रहे हो? क्या चांद से हम लोग ढूंढते रहेंगे 53 डिग्री या 37 डिग्री। अब ये तो ठीक है, चलो 10, अभी तो 6√2, इसको तो और स्केल पर अब हम नहीं ढूंढ पाएंगे कि कहाँ है। आप समझ रहे हैं ना? ये मेथड भी फ्लॉप कर गया। ये मेथड भी काम नहीं आएगा कि हम पॉलीगन बना के सॉल्व कर लें। सही है? तो फिर एक तीसरा मेथड, और जो हमेशा काम आएगा और वैसे ही हम लोग करेंगे भी। बोलिए, अगर सीधा सीधा नहीं जुड़ पा रहा है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। हम पता है क्या करेंगे? इन सब का नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखते हैं हम लोग F1। क्या बोलते हो? तो F1 को लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। बोलिए तो कैसे लिखेंगे? बोल नहीं रहे हैं आप? F1 को हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करना पड़ेगा। अरे भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? लिख दीजिए 10 न्यूटन। और बताइए इसका डायरेक्शन किधर है? किधर है? तो एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप लगा दिया जाए। ये बहुत भारी काम कर दिया मैंने। इसका एकदम पूरा नाम लिख दिया, नाम के साथ टाइटल भी लगा दिया। सही है? चलिए, सवाल है, सॉरी, इसका नाम क्या होगा?
तो ये तो बदमाशी कर रहा है, ये तो है उधर तिरछा, नहीं समझे ना? ये ना एक्स की तरफ है ना वाई के, एक्स की तरफ होता तो इसके साथ आई कैप लगा देते हैं, वाई की तरफ होता तो जे कैप लगा देते हैं। ये बदमाशी कर रहा है, तिरछा है। तो जब भी कोई आड़ा तिरछा वेक्टर मिले, सुन लेना तुम, क्या मिले, इधर उधर मार के कंपोनेंट तोड़ देंगे उसका। तो इसका कंपोनेंट तोड़ो, जो दो को कंपोनेंट टूटेगा उसमें एक कंपोनेंट जो होगा वो एकदम देखो जैसे मैं तोड़ रहा हूँ वैसे ही तोड़ना है, अच्छा अंदाजा नहीं। और दूसरा कंपोनेंट होगा ये वाला। अब तुम बताओ ये वेक्टर इसको और इसको जोड़ के ही ना बन रहा है, तो एक काम करो ना, इसका नाम लिख दो अब प्लस इसका नाम लिख दो, क्योंकि इसको और इसको जोड़ के आपको ये मिल जाएगा। तो इसको नाम दिया जाता है चलिए F2। तो F2 एक्चुअली क्या है बताइए? F2 दिस प्लस दिस है। अब सवाल है कि दिस का मतलब कितना, तो 10, आप समझ ही नहीं रहे, 37 डिग्री। अरे सब लोग बोलो ना, 10 cos क्या, 37। तो लिखा गया 10 cos 37। लेकिन ये तो खाली मैग्नीट्यूड ना है, इसका डायरेक्शन किधर है, तो हम लिखेंगे आई कैप। अब इसमें जोड़ना है इसको, समझना। देखो हर चीज का रीजन होता है कि क्यों किया जा रहा है, रीजन समझिएगा। फील अगर रहेगा तो आप भूलिएगा नहीं, रट लीजिएगा भूला जाइएगा। तो बाबू इसमें इसको जोड़ना है, तो इसका नाम क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा 10 sin 37। बहुत बढ़िया, 10 sin 37। और बाबू क्या है ये, अरे वाई एक्सिस की तरफ ना है, बोलो ओमकार क्या, हाँ तो क्या लिखूं, जे कैप हो गया, नाम लिख दिया मैंने तोड़ के दो कंपोनेंट में तोड़ के, अब फिर दोनों को जोड़ के ये मिल जाएगा हमको। अभी क्या है कि थोड़ा बताइए cos 37 होगा कितना, तो फटाक से बना लीजिए। इधर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 के सामने वाला 4 के सामने वाला क्या 53। तो बताओ 10, चलो बताओ, मैं देख भी नहीं रहा हूं, जो तुम बोल दोगे वो मैं लिख दूंगा। cos का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो 37 के लिए बेस कौन है, 4 है, तो 4/5 और हो जाएगा आई कैप प्लस 10 गुना 3/5 भी आ रहा होगा, हाँ, और ये हो जाएगा जे कैप। अब आप इसको तोड़िए बोल रहा हूँ, काटिए, तो 2 8 आई कैप, इसको काटिएगा तो तेरे की 5, दो बार में टूटेगा, हाँ, तो 6 जे कैप हो जाएगा। तो बताओ F2 का नाम, बीच में मत बोलो, F2 का नाम क्या है, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये रहा नाम। अब सिमिलरली इसका नाम लिखा जाए, ये भी तो आड़ा तिरछा है, इसका भी क्या किया जाए, कंपोनेंट तोड़ा जाए, वो समझ में आ जाएगा। जब भी आड़ा तिरछा वेक्टर मिलता है कंपोनेंट तोड़ो कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं कैसे तोड़ रहा हूँ? तो जो x कंपोनेंट होगा वो देखो ये होगा, और y कंपोनेंट जो होगा वो, या थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ यहाँ होगा, ऐसा होगा। अब तुम बताओ इसका क्या नाम होगा, इसका नाम तो 20 cos क्या, नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई 20 cos 53 ना होगा, क्योंकि हम घूम रहे हैं किसकी तरफ, 53 की तरफ। तो लिखा जाएगा F3, इसको चलिए ना F3 नाम दिया जाए। तो F3 जो होगा वो क्या होगा, 20 cos 53 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना है, तो आई कैप लिख देंगे, माइनस आई कैप लिख देंगे। ये देखिए माइनस आई कैप हो गया, अब प्लस इसमें जोड़ना है इसको, तो इसका क्या नाम होगा, 20 साइन, और हम 53 से दूर ना भाग रहे हैं, हाँ ठीक है, तो साइन और क्या आ जाएगा 53। और बताइए इसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, का मतलब जे कैप हो जाएगा। चलिए बताइए 20 cos 53, उसमें से देख के बताइए, बेस बाय हाइपोटेनस होगा ना, तो ये हो जाएगा 3/5। अच्छा माइनस साइन को सामने भेज दिया जाए और आई कैप हो जाएगा प्लस 20, और साइन 53 कितना होगा,
4/5 और क्या जे कैप काट कुट किया जाए तो हमको लग रहा है 4 तिया 12 -12 आई कैप प्लस 16, 4 चौका 16 ना होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है ना कैसे मैं नाम लिख रहा हूँ सबका, कैसे मैं सबको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलिए आखिरी बचा है ये, इसका भी कंपोनेंट तोड़ा जाए तो बताइए इसका एक कंपोनेंट किधर को टूटेगा, ये नहीं समझ में आया, और एक कंपोनेंट टूटेगा ये, ऐसा ही ना टूटेगा। हाँ ठीक है, तुम बताओ ये वाले कंपोनेंट का नाम क्या होगा, ये वाले कंपोनेंट का नाम। चलो इसको पहले F4 नाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए, और तो हम लिखने जा रहे हैं F4। बोलिए ये वाले कंपोनेंट का नाम क्या होगा, ये वाले कंपोनेंट का नाम। पहले तो 6√2 लिखा जाए, 6√2, और उसके बाद क्या, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, क्योंकि देखिए हम इस 45 से दूर जा रहे हैं ना। अब बोलिए, और उधर की तरफ है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस आई क्या, प्लस का साइन दीजिए, इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा तो हो जाएगा 6√2 न्यूटन और cos 45 डिग्री, और डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब माइनस जे कैप, समझ रहे हो। अब तुम बताओ साइन 45 कितना होता है, 1/√2, डायरेक्ट काट दूं क्या इससे, हाँ। cos 45 भी क्या होता है, तो डायरेक्ट काट दो इससे, वो जानबूझ के मैंने दिया था कि थोड़ा ठीक से आंसर है। तो ये हो जाएगा आपका -6 आई कैप और -6 जे कैप, हो गया चारों वेक्टर का मैंने नाम लिख दिया। अब हमको एफ नेट चाहिए, तो बाबू एफ नेट होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सही है। सबको जोड़ा जाए, बताओ आई कैप क्या तुम लोग बीच बीच में बोल रहे हैं, आई कैप वाला देखिए सब कहाँ कहाँ है, यहाँ क्या है 10 आई कैप, बोलो यहाँ क्या है 8 आई कैप, पहले मार्क कर लो कहाँ कहाँ है सब, एक ये रहा, F2 ये रहा, F3 कहाँ है, F3 ये रहा, और बाबू F4 ये रहा, यही ना रहा। चलो सब आई कैप वाला एक साथ जोड़ा जाए, क्या बोलते हो, तो बताओ 10 आई कैप 8 आई कैप कितना, 18 आई कैप -12 6 आई कैप, और ये क्या है माइनस, कितना हो गया, ये तो 0 आई कैप हो गया, यानी आंसर में कोई आई कैप होगा ही नहीं। जे कैप वाला थोड़ा देखा जाए तो जे कैप इसमें था ही नहीं, इसमें 6 जे कैप, इसमें 16 जे कैप, कितना हो गया 22, 22 जे कैप, और 22 में से फिर 6 घटा देना 16 जे, आंसर जो होगा 16 जे कैप होगा। इसका मतलब हुआ बच्चों कि इन चारों वेक्टर्स को जोड़ोगे, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन और ये 6√2 न्यूटन, नेट फोर्स जो तुमको मिलेगा कितने का मिलेगा, 16 न्यूटन का मिलेगा, और वो किधर होगा, आप समझ रहे हैं। माने यहाँ कोई ब्लॉक होता और इस पर ये 4 फोर्स लग रहा होता तो ये ब्लॉक एक्चुअली कहाँ जाता, इधर जाता, 16 न्यूटन के फोर्स की वजह से जाता ना। अगर हमको ड्रॉ भी करना रहेगा बाबू, तो हम लोग उसको ड्रॉ करके बता सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा, बताइए ऊपर की तरफ होगा, अरे बोलिए ना, और कितने का होगा 16 न्यूटन का। ये समझ में आया, तो डाउट इसमें, तो ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है बिल्कुल। इसका कंपोनेंट तोड़ के नाम लिखेंगे, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक दिन का और बचा है, एक दिन में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन नाम का जो चैप्टर है ना, वो अभी हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हो, क्योंकि वो लास्ट में ही पढ़ने वाली चीज़ है। क्योंकि डायमेंशन, अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, वो तो हम तभी ना बता पाएंगे जब हमको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे कहाँ से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया ना, कोई डाउट है, ठीक है। इसका मैं फोटो खींच के डाल दूं क्या, है